हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने सबको दहलाया था जब वो केस हुआ था, और फिर से जब इस केस में फ़ैसला आया हाई कोर्ट का तो लोगों को चौंका दिया। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस जो 2008 में हुआ था, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये केस क्या था। निचली अदालत ने कुछ आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जब ये केस अपील हुआ और हाई कोर्ट में गया तब हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो शुरू करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और मौत की सजा सुनाई 4 आरोपियों को। ये फैसला आया था 20 दिसंबर 2019 को। लेकिन ट्रायल कोर्ट जब किसी को फांसी की सजा सुनाती है तो उसका अनुमोदन, उसको वेरीफाई या कंफर्म हाई कोर्ट के द्वारा किया जाना होता है। चाहे दोषी है, जिसे सजा दी गई है, वो अपील करे या ना करे। इस केस के हम फैक्ट्स देख लेते हैं। 13 मई 2008 की शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में लगभग 8 धमाके हुए, वो भी जयपुर शहर के ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, जैसे चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट। इस तरह से लगभग 8 जगहों पर धमाके हुए। धमाके तो 9 जगह होने थे, लेकिन 9वां जो बॉम्ब था उसे हमारी बॉम्ब स्क्वाड ने, एंटी बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 9वां बॉम्ब था ये कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन फॉर्चुनेटली समय रहते इसे डिफ्यूज कर दिया गया और वो धमाका अवॉइड कर दिया गया। लेकिन 8 धमाके जयपुर के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में, बाजारी क्षेत्रों में वो धमाके हुए और उसे जान माल की बहुत क्षति हुई। 71 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए उसमें। ये एक्चुअली आईईडी थे, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं इन्हें। इसमें अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। जब ये धमाके हुए तो अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि सिलसिलेवार 2, 3, 4, 5 मिनट के गैप में ये धमाके हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पुलिस एजेंसियां एकदम क्लूलेस थीं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि अगला धमाका कहाँ होगा। लेकिन एक अंतिम जो बॉम्ब था उसे डिफ्यूज़ कर दिया गया समय रहते, और एक जो और ऐसी घटना हो सकती थी उसे रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो इसमें जो पुलिस का काम है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से वो सभी कड़ियों को जोड़कर एक इस तरह से केस तैयार करे ताकि दोषियों को सजा मिल सके। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस तरह के जो क्राइम है इसकी जो स्क्रूटनी होती है, मतलब जब ये कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी जो जांच होती है बहुत ही बारीकी से की जाती है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर गैप है तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा और जो आरोपी है वो छूट जाएगा, बहुत आसानी से छूट जाएगा। इसलिए एकदम फुल प्रूफ, जिसे कहते हैं सील प्रूफ चार्जशीट, और पुलिस को वहां पर अपना अनुसंधान रिपोर्ट पेश करनी होती है। लगभग 13 लोगों को अक्यूज बनाया गया था इस केस में, जिसमें से 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई कोर्ट ने। लेकिन इसमें से कुछ, लगभग 3 तो आज भी फरार हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। इसमें से एक को एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया, क्योंकि सबूतों का अभाव था। और एक जो थे वो जुवेनाइल थे, माइनर था, तो उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया। एटीएस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके बाद वो तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए, जांच को आगे बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करती है। तो एटीएस ने अपनी जो जांच कोर्ट में रखी वो कुछ इस प्रकार थी कि कुछ लोग दिल्ली से जयपुर आते हैं और अपने साथ एक्सप्लोजिव लेकर आते हैं। उन्होंने जयपुर आने के बाद किशनपोल बाजार से कुछ साइकिलें खरीदी, उनमें बॉम्ब्स को बांधा और उन्हें जयपुर में अलग अलग जगहों पर ले जाकर खड़ा कर दिया। शाम को ये लोग शताब्दी एक्सप्रेस के माध्यम से वापस लौट जाते हैं। ये एटीएस का कहना था। तो एटीएस, राजस्थान पुलिस और एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो आतंकवादी निरोधी दस्ता है, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। तो सबसे पहले एक न्यूज़ चैनल ने, दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया कि उनके पास एक ईमेल आया है जिसमें इंडियन मुजाहिदीन ने इस धमाकों की जिम्मेदारी ली है।
तो सबसे पहले इस बात की जानकारी ली गई और वो आईपी एड्रेस को ट्रेस करते हुए इस बात को पता किया गया कि वो ईमेल कहाँ से भेजा गया था। तो ये ईमेल साहिबाबाद जो यूपी में पड़ता है वहाँ पर एक साइबर कैफ़े से भेजा गया था और पुलिस वहाँ पहुँचती है और जो व्यक्ति है वहाँ पर एक साइबर कैफ़े था, साइबर कैफ़े से जिसने वो ईमेल भेजा था उस दिन उसको ट्रेस किया जाता है। उसका नाम था शाहबाज। शाहबाज को साहिबाबाद से ट्रेस किया जाता है और उसके बाद आगे पुलिस और भी कई अक्यूज़ को, आरोपियों को पकड़ती है और अपना अनुसंधान करती है। इन सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा, इंडियन पीनल कोड की धारा 300, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और राजद्रोह के मामलों में मुकदमे चलाए जाते हैं। इसके बाद ये पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चला और ट्रायल कोर्ट ने 4 आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। और चूंकि स्वाभाविक था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो ऐसा हुआ और सभी जो दोषी थे, जो लोग थे जो इस मामले में जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने इस मामले को 48 दिनों तक सुना और उसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया, जो ऑब्जर्वेशन दी हैं, वही सब चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन को फेलियर बताया इसमें। और उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्लॉड है, बहुत शोडी है और एकदम घटिया किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कोई भी जो सबूत है, एविडेंसेस हैं और जो इन सब का आपस में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वो कहीं से कहीं कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये पूरी स्टोरी जो थ्योरी है, ये पुलिस ने ऐसा लगता है कि खुद ही बनाई है, इसमें कोई भी लिंक नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया कि कोई भी जो एविडेंस है वो एलिगेशन को प्रूव नहीं करता। जैसे एटीएस ने कहा कि ये लोग दिल्ली से ट्रैवल करके जयपुर आते हैं, उसी दिन साइकिल खरीदते हैं और फिर साइकिल में बॉम्ब प्लांट करते हैं और उन साइकिलों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं और शाम को लौट जाते हैं। तो एक ही दिन में ये इतना सब कुछ हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जो अलग अलग जो आरोपी थे उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी ठीक से तरीके से नहीं की, उस रिलाय नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो कोर्ट ने पाया, इसमें जो साइकिलें खरीदी गई थी उनका जो एक बिल बुक होता है उसमें जो साइकिल का नंबर था और जो साइकिल जो बरामद हुई घटना स्थल से, उस साइकिल के ऊपर जो नंबर था उसमें मिसमैच था, वो आपस में मेल नहीं खा रहे थे। उसके बाद जो एटीएस ने ट्रैवल टिकट्स कोर्ट में पेश किए, उन पर भी जो नाम था वो उन दोषियों के नाम नहीं, किसी और नाम से वो टिकट बुक की गई थी। तो जो एटीएस ने जो थ्योरी पूरी बताई उस पर कोर्ट ने भरोसा करने से इनकार कर दिया कि इसे मानना बहुत मुश्किल है और साथ में जो सबूत पेश किए गए हैं वो उसे प्रूव ही नहीं कर रहे हैं। जैसे जो ट्रैवल टिकट खरीदी गई उस पर नाम नहीं थे, साइकिल जो खरीदी गई उसके जो बिल थे उस पर जो नंबर है और जो साइकिल बरामद हुई उन दोनों के नंबर मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है तो उसमें से छर्रे निकलते हैं, एक बारीक धातु के छोटे छोटे कण होते हैं, वो निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। तो जो घटनास्थल से जो छर्रे बरामद हुए और जो पीड़ितों के शरीर से छर्रे निकले उनका, और पुलिस ने इसमें कहा था कि जो ये छर्रे हैं ये दिल्ली की जामा मस्जिद एरिया से खरीदे गए थे। तो इन दोनों सबूतों को जब मैच किया गया, एफएसएल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है उसकी रिपोर्ट में जब इनको मैच किया गया, वो मैच नहीं हुए। तो इस वजह से ये जो सबूत है ये अनरिलेटेड हो जाता है, ये मेल नहीं खाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन परेड होती है कि शिनाख्त किया जाना, जो आरोपी है उसकी शिनाख्त किया जाना। इसमें एक गंभीर कमी पाई गई। जब आरोपियों की शिनाख्त की जा रही थी जेल के अंदर, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद थे, जबकि कानून ये कहता है, नियम ये कहता है कि जब शिनाख्त की जा रही है तो वहां पर सिर्फ मजिस्ट्रेट होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होगा, उस कॉम्प्लेक्स में वो नहीं हो सकता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट है, उसके साथ में मेल जोल नहीं है उसका। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये और ऑब्जर्व की गई कि जो न्यूज़ चैनल था जिसके पास ये जानकारी आई, ये ईमेल के माध्यम से ये जानकारी आई कि इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली है, तो उस न्यूज़ चैनल की तरफ से किसी अथॉरिटी को, किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया। तो ये एक कमी उन्होंने नोटिस करी।
तो हाई कोर्ट ने इसमें जो पाया, जो सबूत थे वो मैच नहीं कर रहे थे, वो इतने मजबूत नहीं थे, वो इतने बेहतर नहीं थे कि उनके अपराध को साबित करें। तो उन्होंने पहला पाया कि ये जो सबूत हैं ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त सबूत हैं। दूसरा, जो थ्योरी या स्टोरी एटीएस ने बताई वो एक बनाई हुई स्टोरी लग रही है, उसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। बहुत ज़रूरी है किसी भी अपराध में अपराधी को जब सज़ा दी जाती है, उसे अपराधी घोषित किया जाता है, तो सारे चेन ऑफ इवेंट्स जो हैं वो मैच होने चाहिए। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पुलिस वालों का जो रवैया है वो प्रोफेशनलिज्म को नहीं दर्शाता है, उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कैसे सबूतों को जुटाना है, कैसे उन्हें आपस में वेरीफाई करना है। ये तमाम ऐसी कमियां थी जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी, और उन्होंने ये भी कहा, डीजीपी को ये ऑर्डर दिया, ये बात कही कि आप इन सभी तमाम ऑफिसर पर मुकदमा चलाएं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे केस में अपनी जो रिपोर्ट या रिसर्च किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसका जो हाई कोर्ट का फैसला आया 29 मार्च 2023 का, उसमें राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे। उन्होंने जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं राजेंद्र यादव, उनको बर्खास्त कर दिया है। लेकिन ये सब नाकाफ़ी है। आपने देखा कि जब अपराध होता है, उसकी अपराध की इन्वेस्टिगेशन, जांच, मामले को दर्ज करने से लेकर उसे कोर्ट में लेकर जाना, पेश करना और उसमें अपराधी को सजा दिलवाने तक पुलिस की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं होगी, फुल प्रूफ नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तो कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने मन से फैसला नहीं कर सकते हैं। जो कानून है, जो नियम है, उसका पालन वो उन्हें करना ही होता है। और अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी है तो बेनिफिट ऑफ डाउट नाम की एक चीज़ है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए किसी का अपराध साबित करने के लिए बहुत ही बारीक स्क्रूटनी की जाती है, उसकी जांच की जाती है। पुलिस ने जो भी चार्जेस फ्रेम किए हैं उसका डिफेंस, उसको डिफेंड करना होता है कोर्ट के अंदर, तभी कोर्ट उसमें फैसला दे पाते हैं। अदरवाइज जब वो अपील में जाएंगे, अगर कमज़ोर साक्ष्य हैं, कमज़ोर गवाह हैं और उसमें कहीं कुछ गैप है, कुछ ग्रे एरिया है, तो कोर्ट्स फिर उसे उस तरीके से सज़ा नहीं देंगी। और स्वाभाविक है कि जो लोग हैं वो निराश होते होंगे, जैसे इस फैसले में हुआ। लोग बहुत ही निराश थे, बहुत ही दुखी थे, शॉक्ड थे, एकदम आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिली, अपराधी सब बच गए। कौन है जिसने वो अपराध किए, कौन है वो आज भी नहीं पकड़े गए। तो ये हमने एक केस को डिस्कस किया, ऐसे ही केस हम आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।